तो स्वागत है आपका हमारे जेवी पीपीबी के टर्बो कोर्स में। दोस्तों, ये हमारा टर्बो कोर्स का पार्ट 2 लेक्चर है। टर्बो कोर्स के पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपका हमारा तरीका वही रहा है, शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स, उसी को 2-3 बार आपको रिवाइज करवाया जाएगा। एकदम क्रिस्प क्रिस्प नोट्स मिलेगा आपको और इस पे एमसीक्यूज करवाया जाएगा। बस यही तरीका है। चलिए तैयार है हम लोग। यूनिट नंबर 8 to 15 कवर करने वाले हैं आज। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। सोचिए, किसी ने पैसा उधार लिया और वापस नहीं दिया, तो कोर्ट डायरेक्टली बैंक को बोल दे कि उसके अकाउंट से पैसा फ्रीज करके कोर्ट में भेज दो। यही तो होता है गार्निसी ऑर्डर। समझे? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है हमारा सीपीसी। ठीक है, सीपीसी का रूल नंबर 46, ऑर्डर नंबर 21, जो डेटर के फंड बैंक में अटैच करता है। ठीक है, अब देखिए, एक ऑर्डर नीसी होता है। क्या होता है हमारा ऑर्डर नीसी? ये क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर नीसी हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप होता है, यानी बैंक को अकाउंट फ्रीज करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है और कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है। यानी बैंक जो है अकाउंट को फ्रीज करेगा और कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डर नीसी। और दूसरा होता है, ये तो हमारा इनिशियल स्टेप है। ऑर्डर नीसी हमारा प्रिलिमिनरी ऑर्डर होता है, प्रिलिमिनरी स्टेप होता है। और सबसे लास्ट होता है हमारा ऑर्डर एब्सोल्यूट, जो कि फाइनल ऑर्डर होता है। यहां क्या होता है कि फ्रीज किया हुआ पैसा बैंक कोर्ट को रेमिट कर देता है। ठीक है, तो जो पैसा फ्रीज किया हुआ है वो बैंक क्या करता है, कोर्ट को पैसा वापस कर देता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। ठीक है दोस्तों, अकाउंट हैंडलिंग की बात करें तो बैंक यूजुअली पैसा सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट करता है ताकि गलती से पेमेंट ना हो जाए। कहां पे शिफ्ट करता है दोस्तों? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट का क्या रूल है? अगर ऑर्डर में सिर्फ एक नाम है तो ज्वाइंट अकाउंट अटैच नहीं हो सकता जब तक दोनों या सारे नाम ऑर्डर में ना हो। ठीक है, ये ज्वाइंट अकाउंट का रूल है, याद रखिएगा कि सिंगल नेम ऑर्डर कैन नॉट अटैच ज्वाइंट अकाउंट अनलेस ऑल द नेम रीअपीयर। मतलब कि मान लीजिए कि अकाउंट में एक नाम है, ऑर्डर में मान लीजिए एक नाम है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऑर्डर में 1 नेम है, समझे, तो नियम क्या है कि ज्वाइंट अकाउंट अटैच नहीं होता है। समझे? ज्वाइंट अकाउंट अटैच नहीं होता जब तक दोनों या सारे नाम ऑर्डर में ना हो। अब यहां पे एक पॉइंट आप पढ़ेंगे, बैंक का प्रायर राइट। तो बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ या लीन गार्निसी ऑर्डर से पहले प्रिवेल करता है। यहां पे देखिए लिखा है राइट ऑफ सेट ऑफ या लीन। तो बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है या बैंक का जो लीन है वो गार्निसी ऑर्डर से पहले प्रिवेल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों, क्विक रिकैप करें, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ अवेलेबल बैलेंस उस वक्त अटैच होता है। ओनली बैलेंस ड्यू और पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट इज अटैचेबल। ठीक है, जो आपके पास आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है वही अटैचेबल होगा। अनक्लियर्ड या बाद के क्रेडिट अटैच नहीं होते। मान लीजिए कि अनक्लियर्ड है या सब्सिक्वेंट क्रेडिट है, इसे आप अटैच नहीं कर सकते। यदि ट्रस्ट और फर्म का अकाउंट है तो ये इंडिविजुअल डेब्ट के लिए प्रोटेक्ट होता है। यहाँ लिखा है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैचमेंट फॉर इंडिविजुअल डेब्ट। ट्रस्ट और फर्म अकाउंट को हम लोग इंडिविजुअल डेब्ट के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, गार्निसी ऑर्डर में कोर्ट डायरेक्टली बैंक को इन्वॉल्व करके रिकवरी सिक्योर करता है। बस याद रखिए, बैंक अपने प्रायर राइट प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया दोस्तों? कोर्ट फ्री समझ में आया? तो दोस्तों बताएंगे कि कौन सा गार्निसी ऑर्डर जो है सिविल प्रोसीड्यूर कोड के कौन से प्रोविजन के अंदर इशूड होता है। तो याद रखिएगा, तो ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 46। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या क्या पॉइंट बताया एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो मैंने आपको 2 तरह का ऑर्डर बताया था। एक बताया था प्रिलिमिनरी और कोर्ट ऑर्डर, जिसको ऑर्डर नीसी बोलते हैं। एक होता है फाइनल अटैचमेंट, जिसको ऑर्डर एब्सोल्यूट बोलते हैं। बैंक का राइट है राइट ऑफ सेट ऑफ या राइट ऑफ लीन। अकाउंट को ब्लॉक करके पैसा सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। और जो लीगल प्रोविजन है वो मिलता है ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 46 ऑफ द सीपीसी। चलिए, ये बातें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एक्चुअली ये मॉड्यूल ए है, गलती से यहाँ डी लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली मॉड्यूल ए डिस्कस कर रहे हैं पीपीबी का। तो सीटीएस की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा है कंसेप्ट, कभी सोचा है कि चेक आजकल इतनी जल्दी क्लियर कैसे हो जाती है? हाँ तो फ्रेंड्स, सीटीएस यानी कि होता है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चलिए 2 मिनट में सिंपल भाषा में समझते हैं। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम, जिसका नाम है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एक डिजिटल प्रोसेस है जिसमें चेक फिजिकली बैंक से बैंक नहीं जाता, इंस्टेड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट होती है पेइंग बैंक को। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट होती है पेइंग बैंक को। इसका लीगल बेस क्या है? तो दोस्तों, सीटीएस का सपोर्ट आता है, कुछ एक्ट के नाम दिए गए हैं, एनआई एक्ट 1881, आईटी एक्ट 2000 और बीबीई एक्ट 1891। राइट, इलेक्ट्रॉनिक चेक लीगली रिकॉग्नाइज हुए थे 2002 ईस्वी में, याद रखेंगे। और सीटीएस ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 2008 से। एमआईसीआर सिस्टम के बाद ये स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग बना। एमआईसीआर सिस्टम पहले हुआ करता था, उसके बाद ये स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग बना। अब देखिए दोस्तों, ट्रंकेशन राइट की बात कर ले तो सिर्फ बैंक और क्लियरिंग हाउस ही चेक ट्रंकेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो फिजिकल चेक को स्टॉप कर दिया गया, केवल इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है पेइंग बैंक को भेजा जाता है। तो याद रखिएगा बैंक और क्लियरिंग हाउस ही जो है, यहाँ देखिए लिखा गया है ट्रंकेशन राइट के बारे में, वनली बैंक राइट एंड वनली क्लियरिंग हाउस दे कैन ट्रंकेट। समझे, केवल बैंक और क्लियरिंग हाउस ही चेक ट्रंकेट कर सकते हैं, ड्रॉअर या कस्टमर चेक को ट्रंकेट नहीं कर सकता। याद रखेंगे, ड्रॉअर या कस्टमर चेक को ट्रंकेट नहीं कर सकता, मतलब चेक का इमेज क्रिएट और प्रोसेस सिर्फ ऑथराइज एंटिटी ही कर सकती है। यानी कि जो हमारी ऑथराइज एंटिटी है वही चेक को प्रोसेस करेगी, और इमेज चेक का इमेज क्रिएट करना, चेक को प्रोसेस करना, ये किसके पास होता है? ऑथराइज एंटिटी के पास होता है। सीटीएस का बेनिफिट क्या है? क्लियरिंग फास्टर होती है, कॉस्ट कम होती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और चेक का लॉस होने का या टेम्परिंग होने का रिस्क ना के बराबर होता है। तो ये सब हमारे सीटीएस के बेनिफिट है। तो दोस्तों एक बार क्विकली रिकैप कर ले की पॉइंट्स को। मैंने आपको बताया कि सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड में दो चीजें हैं, सिक्योरिटी बढ़ी है, ऑटोमेशन आया है और यूनिफॉर्मिटी आया है। सेम सीटीएस ग्रिड के अंदर आउट स्टेशन चेक चार्ज नहीं है, राइट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सेम सीटीएस ग्रिड के अंदर कोई आउट स्टेशन चेक चार्ज नहीं लगता है, और डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शनल है ट्रंकेटिंग बैंक या क्लियरिंग हाउस के लिए। ठीक है दोस्तों, जब आपका चेक सेम दिन क्लियर हो जाए, याद रखिएगा उसके पीछे सीटीएस का स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो चेक को डिजिटल स्पीड दे रहा है। समझे, सवाल है अंडर सीटीएस हु कैन ट्रंकेट अ चेक? ड्रॉअर, होल्डर नहीं, बैंक और क्लियरिंग हाउस ट्रंकेट करेगी। मैंने आपको पहले बताया है कि ड्रॉअर या होल्डर चेक को ट्रंकेट नहीं कर सकता, केवल बैंक और क्लियरिंग हाउस ही चेक को ट्रंकेट करेगी। समझे, तो कुछ पॉइंट को याद रख लीजिए। सिस्टम का नाम इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरिंग, लीगल एक्ट, एनआई एक्ट, आईटी एक्ट, बीबीई एक्ट, स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 2008 से। ट्रंकेशन बैंक या क्लियरिंग हाउस करेगी, ठीक है, और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज होता है वो है सीटीएस 2010। याद रहेगा ये चीज, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, पीपीएस की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी आपने पॉजिटिव पेमेंट पे सिस्टम के बारे में सुना है? आरबीआई ने यह सिस्टम इसलिए लाया ताकि लार्ज वैल्यू चेक में फ्रॉड का चांस कम हो। चलिए 2 मिनट में समझते हैं क्या है पीपीएस और क्या रूल है अकाउंट पे चेक का। तो आरबीआई ने पीपीएस जो लाया था वो 1 जनवरी 2021 को लाया था। देखिए यहां लिखा गया है, कब लाया था दोस्तों? 1 जनवरी 2021 को पीपीएस लाया गया था। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। तो आरबीआई ने पीपीएस कब लाया था? पॉजिटिव पे सिस्टम लाया था 1 जनवरी 2021 को, इसके अंदर सीटीएस के अंदर। समझे, तो इसमें चेक इशुअर जैसे कि आप या कंपनी अपने चेक के की डिटेल, ठीक है, इसमें जो चेक के इशुअर होते हैं ना, वो चेक के डिटेल जो है, चेक का डिटेल क्या क्या हो सकता है कि जैसे डेट ये है, पेई ये है, अमाउंट ये है, ठीक है, तो ये सभी चीज बैंक को अपलोड करता है। किसके माध्यम से? तो एसएमएस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, या एटीएम के माध्यम से, ठीक है, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आरबीआई ने पीपीएस लाया था 1 जनवरी 2021 को सीटीएस के अंदर। इसमें जो चेक इशुअर होता है वो क्या करता है कि अपने चेक के की डिटेल, डेट, पेई नेम, अमाउंट बैंक को अपलोड करता है एसएमएस, ऐप, एटीएम के माध्यम से। सीटीएस सिस्टम फिर ये डिटेल मैच करता है चेक के एक्चुअल इमेज से, यानी क्रॉस चेक किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी की बात कर ले दोस्तों, 50,000 से ऊपर का चेक के लिए ऑप्शनल है, लेकिन 5 लाख के ऊपर के चेक के लिए तो बैंक ने मैंडेटरी बना दिया है। समझे, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिर्फ पीपीएस कंप्लायंट चेक सीटीएस ग्रिड में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एलिजिबल होते हैं। समझे, ओनली पीपीएस कंप्लायंट चेक आर एलिजिबल फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एट द सीटीएस ग्रिड। और कौन मैनेज करता है इसको? एनपीसीआई मैनेज करता है, राइट, जो पीपीएस फैसिलिटी को सीटीएस के अंदर इंटीग्रेट करता है। याद रहेगा ये चीज, वेरी गुड। अब एक सेक्शन नंबर 131 को देखते हैं, एनआई एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 131, आइए इसको देखते हैं। तो क्या ये सेक्शन जरा देखिए, ये सेक्शन कहता है कि अकाउंट पेई चेक सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है जिसका नाम चेक में लिखा है। मान लीजिए कि अकाउंट पेई चेक है, वो कहां क्रेडिट होगा? पेई के अकाउंट। देखिए जिसका नाम चेक में लिखा है उसी के अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। अकाउंट पेई चेक सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसका नाम चेक में लिखा है। बैंक उस चेक को किसी और के अकाउंट में डिपोजिट नहीं कर सकता। यह कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। समझे, आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल है कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए। याद रहेगा, तो क्विक रिकैप कीजिए की पॉइंट्स को। एनपीसीआई मैनेज करता है, मैंने बता दिया। पीपीएस कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। एनपीसीआई मैनेज करता है। चेक आया था हमारा, चेक जो 50,000 के ऊपर का है वो ऑप्शनल है, 5 लाख के ऊपर का मैंडेटरी है। अकाउंट पे चेक को आपको क्रेडिट करना है नेम्ड पेई में, यही सेक्शन नंबर 31 कहता है। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉजिटिव पे सिस्टम अंडर सीटीएस बिकम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? 1 जनवरी 2021 को इफेक्टिव हुआ था। तो याद रखिएगा इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2021। मैनेज करता है एनपीसीआई। चेक 50,000 के ऊपर या 5 लाख के ऊपर का होगा
ठीक है, लीगल बेस है इसका एनआई एक्ट सेक्शन नंबर 131। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग मैंडेट पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक लीन की। तो अगले टाइम जब आप बड़ा चेक इशू करें, पीपीएस जरूर यूज करें ताकि आपका पैसा सेफ और ट्रांजेक्शन टेंशन फ्री रहे। ठीक है, तो पीपीएस से होता क्या है कि चेक आपका सिक्योर हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, कभी आपने अपने अकाउंट किसी और को ऑपरेट करने का राइट दिया है क्या? बैंक में यह काम होता है मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन क्या है और बैंक का लीन राइट क्या होता है। देखिए, पहले हम बात करें यदि मैंडेट की, तो दोस्तों मैंडेट एक अथॉरिटी होती है जो अकाउंट होल्डर किसी थर्ड पर्सन को देता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके साथ जो मैं नोट शेयर कर रहा हूं ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस नोट्स के अलावा फॉर्मूला पीडीएफ, न्यूमेरिकल पीडीएफ, केस स्टडीज पीडीएफ और दोस्तों और भी बहुत ही शॉर्ट नोट्स मिलते हैं जिसके माध्यम से अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। यदि आपको कैप्सूल कंटेंट की रिक्वायरमेंट है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। चलिए हम लोग वापस आते हैं, मैंडेट को समझते हैं। तो मैंडेट के बारे में क्या बताया आपको, ये एक अथॉरिटी होती है जो अकाउंट होल्डर किसी थर्ड पर्सन को देता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है मैंडेटी का सिग्नेचर। मैंडेटी की सिग्नेचर बैंक में वेरीफाई होती है और यह वैलिड होती है जब तक अकाउंट होल्डर इसे विड्रॉ ना करे। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंडेटी का सिग्नेचर कौन वेरीफाई करेगा? कस्टमर वेरीफाई करेगा। कहां पे? तो मैंडेट लेटर में। तो मैंडेटी की सिग्नेचर बैंक में वेरीफाई होती है और ये तब तक वैलिड होती है जब तक अकाउंट होल्डर इसे विड्रॉ ना करे या डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी ना हो। ठीक है, ये होता है मैंडेटी का सिग्नेचर। और याद रखिएगा दोस्तों, मैंडेट यूजुअली टेम्पोररी और रिवोकेबल होता है। मैंडेट जो होता है ना यूजुअली टेम्पोररी होता है और क्या होता है? रिवोकेबल होता है। इंस्टीट्यूशन के लिए दोस्तों सिंपल मैंडेट नहीं बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी होता है। तो आप कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी होता है, ये याद रखिएगा। मैंडेट टेम्पोररी होता है, इसको आप रिवोक भी कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन जिसका नाम होता है डोनर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आप यूज करेंगे डोनर। तो एक प्रिंसिपल है जो कि डोनर है, वो क्या करता है? वो किसी एजेंट यानी डॉनी को अपने बिहाफ पे वर्क करने का लीगल राइट देता है। यानी डोनर जो है डॉनी को लीगल राइट देता है अपने बिहाफ में काम करने का, समझे? लीगल राइट देता है। तो इसमें एक होता है जनरल पीओए और एक होता है हमारा स्पेसिफिक पीओए। यदि हम बात करें जनरल पीओए की, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो वाइड पावर जैसे कि चेक साइन करना, स्टॉप पेमेंट करना, बोरोवर डॉक्यूमेंट साइन करना, बहुत सारी पावर दी गई है जनरल पीओए को। साइनिंग चेक, स्टॉप पेमेंट, साइनिंग बोरोवर डॉक्यूमेंट। और यदि हम स्पेसिफिक पीओए की बात कर ले तो सिर्फ एक पार्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। स्टाम्प और नोटराइजेशन जरूरी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, समझे? तो ये दो तरह के चेक होते हैं, जनरल पीओए होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में वाइड पावर दी गई है, स्पेसिफिक में सिर्फ एक पार्टिकुलर काम के लिए पावर दी गई है। यदि हम बात करें बैंकर्स लीन की, इफ यू टॉक अबाउट द बैंकर्स लीन, सेक्शन नंबर 171 ऑफ द आईसीए, तो बैंक का लीगल राइट होता है कस्टमर के गुड्स और सिक्योरिटी अपने पास रिटेन करने का। बैंक के पास राइट होता है कि वो कस्टमर का गुड्स सिक्योरिटी जो है अपने पास रिटेन करे जब तक उसका जनरल बैलेंस क्लियर ना हो जाए। तो दोस्तों यदि हम बात करें जनरल लीन की तो किसी भी गुड्स पे अप्लाई होता है, और यदि हम बात करें पार्टिकुलर लीन की तो सिर्फ उन गुड्स पे होगा जो स्पेसिफिक ड्यूज से रिलेटेड है। दोस्तों दो तरह की लीन की बात होती है, एक होती है जनरल लीन जो किसी भी गुड्स पे अप्लाई होगा, और एक होता है हमारा पार्टिकुलर लीन जो उन्हीं गुड्स पे लगता है जो स्पेसिफिक ड्यूज से रिलेटेड है। याद रहेगा ये दोनों चीज। चलिए एक बार रिकॉल कर ले, मैंडेट के बारे में क्या बताया? टेम्पोररी होता है और रिवोकेबल होता है। पीओई के बारे में क्या बताया? स्टाम्प होता है और नोटराइज होता है लीगल अथॉरिटी के सामने। बैंकर्स लीन याद रखिएगा सेक्शन नंबर 171 आईसीए, यानी आपको बताइए होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बैंक अपने ड्यूज को सिक्योर करता है। जनरल किसी भी गुड्स पे लगेगा, पार्टिकुलर लीन जो है केवल वही गुड पे लगेगा जो कि इसका स्पेसिफिक ड्यूज हो, समझे? एक क्वेश्चन कर ले, बताइए किस सेक्शन के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर बैंक का राइट ऑफ जनरल लीन डिफाइंड है? तो सेक्शन नंबर 171। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट को देख लीजिए। अकाउंट ऑपरेटिंग अथॉरिटी जो है को मैंडेट बोलते हैं, लीगल एजेंट अथॉरिटी को पीओए बोलते हैं। टाइप ऑफ पीओए में जनरल आता है, स्पेसिफिक आता है। लीगल प्रोविजन जो लीन का दिया हुआ है वो सेक्शन नंबर 171 में दिया हुआ है। मैंडेट का नेचर होता है टेम्पोररी और रिवोकेबल। चलिए आगे बात करें हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े। कभी आपने सोचा है कि बैंक आपके माल को अपने पास क्यों रोक सकता है जब तक लोन क्लियर नहीं होता है? यही तो होता है बैंकर्स लीन। जब तक लोन क्लियर नहीं होता है तब तक बैंक आपके माल को अपने पास रख सकता है, समझे? तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और खास लिमिटेशन क्या है। तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बैंक का राइट है कस्टमर के गुड्स या सिक्योरिटी अपने पास रखने का जब तक उसके ड्यूज क्लियर ना हो। यहाँ पे वर्ड देखिए लिखा है, until the
कस्टमर ड्यूज आर क्लियर। तो ये किसकी राइट है? ये बैंक की राइट है। जब तक कस्टमर का ड्यूज क्लियर ना हो वो गुड्स और सिक्योरिटी को अपने पास रिटेन करेंगे। तो ये सवाल है कि बैंकर्स लिन अप्लाई कब होता है? अगर किसी आइटम को स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, देखा है ना, नो स्पेशल पर्पस इंटरेस्टेड। अगर मान लीजिए किसी आइटम को आप स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दिए हैं, तब आप बैंकर्स लिन नहीं लगा सकते। फिर लिखा है कि नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग लीन, कोई कॉन्ट्रैक्ट लीन को एक्सक्लूड नहीं करता, तो वहां पे नहीं लगा सकते। बैंक के पास पोजीशन होनी चाहिए, वो भी सही राइट में। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं। अगर मान लीजिए किसी आइटम को स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, तो वहां पे आप लीन लगा सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट लीन को एक्सक्लूड नहीं करता है, तो वहां लगा सकते हैं। और बैंक के पास पोजीशन होनी चाहिए, वो भी सही राइट में। और बैंक का राइट है डेटर की प्रॉपर्टी बेचने का। बैंक का क्या राइट है? बैंक कैन सेल डेटर प्रॉपर्टी, समझे। पर सिर्फ कस्टमर के गुड्स या प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे वो बेच सकता है। कब ये अप्लाई नहीं होता? ये जो हम राइट ऑफ लीन की बात कर रहे हैं, बैंकर्स लीन की बात कर रहे हैं, ये कब अप्लाई नहीं होता? ये तब अप्लाई नहीं होता, मान लीजिए कि हमारा सेफ कस्टडी आइटम पे अप्लाई नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, लेट मी अगेन रिपीट इट। देखिए कब अप्लाई नहीं होगा? मान लीजिए कि सेफ कस्टडी आइटम है तो वहां नहीं अप्लाई होगा। जैसे ज्वेलरी हो गया, लॉक्ड आर्टिकल हो गया, ठीक है, तो ज्वेलरी पे आप इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, लॉकर के आर्टिकल पे नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि कुछ हमारा स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट है, वहां नहीं लगा सकते। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, वहां नहीं लगा सकते। कोई हमारा इमेच्योर डेप्ट है, जैसे अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, वहां नहीं लगा सकते। और कोई हमारा स्टोलन गुड्स हो या ज्वाइंट अकाउंट हो, वहां नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, सेफ कस्टडी आर्टिकल पे, स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट पे, इमेच्योर डेप्ट पे, स्टोलन गुड्स पे या ज्वाइंट अकाउंट पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकर्स लीन राइट। आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, बैंक साइमल्टेनियसली लीन और सेट ऑफ दोनों यूज नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि लीन और सेट ऑफ को साथ साथ यूज नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट याद रखिए। लीन का मतलब होता है आप रिटेन कर सकते हैं। सेल सिर्फ बैंकर्स लीन में अलाउड है। लीन आपको राइट देता है रिटेन करने का, सेल केवल बैंकर्स लीन में अलाउड होता है। सेफ कस्टडी या ट्रस्ट आइटम पे अप्लाई नहीं होता ये लीन, याद रखिएगा। और दूसरी बात, लीन का मतलब सिर्फ रखना होता है, टाइटल मिलना नहीं होता है, समझे। सवाल है कि बैंकर्स लीन कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते? ओवरड्राफ्ट सिक्योरिटी पे, फिक्स डिपॉजिट अंडर लीन पे, सेफ कस्टडी। हाँ, तो देखिए आपको किसी ने ऑर्नामेंट दिया सेफ कस्टडी के लिए, तो यहाँ पे आप लीन मत लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, बैंक ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है, तो लीन नहीं एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, लीगल सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 171 आईसीए। नेचर है इसका पोजीशन राइट। राइट केवल अलाउड है कस्टमर गुड्स और सिक्योरिटीज पे। राइट कहां नहीं अलाउड है? सेफ कस्टडी या स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट पे ये नहीं अलाउड है, समझे। प्लीज रिमेंबर इट। तो नेक्स्ट टाइम जब बैंक आपका माल रोके तो समझ लीजिए यह उनका लीगल पॉजिटरी राइट है। पर दोस्तों याद रखिएगा, सेफ कस्टडी वाले आइटम पर कभी उसके अंदर नहीं आता। तो दोस्तों लीन का फंडा समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। कभी आपने सुना है कि बैंक अपने एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट के लोन को एडजस्ट करता है? मतलब बैंक आपके एक अकाउंट के बैलेंस से दूसरे अकाउंट का लोन को एडजस्ट कर रहा है। यही तो होता है राइट ऑफ सेट ऑफ। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। बैंक अपने कस्टमर के क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस यूज करके उनके डेबिट अकाउंट में क्या आ सकता है जी? तो डेबिट अकाउंट में हो सकता है कि उनका लोन अकाउंट हो या उनका आपका ओडी अकाउंट हो। तो देखिए ये जो सेट ऑफ है इसके अंदर क्या करता है बैंक कि अपने कस्टमर के क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस यूज करके उनके डेबिट अकाउंट को एडजस्ट कर सकता है। पर दोस्तों याद रखिएगा कि सेम बैंकर के पास होना चाहिए, सेम बैंकर के पास होना चाहिए। अब सवाल है कि ऑटोमेटिक राइट ऑफ डेट ऑफ कब एराइज होता है? यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ कब एराइज होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कंप्लीटली वाइंडिंग अप हो जाए, या मान लीजिए कि गार्निसी ऑर्डर आ जाए, या असाइनमेंट या मॉर्गेज का नोटिस आ जाए। इन सब चीज पे सेट ऑफ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है बिना प्रायर नोटिस का। इन सब केस में क्या होता है? सेट ऑफ ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप, गार्निसी ऑर्डर, असाइनमेंट। अब कुछ स्पेशल रूल यहाँ पे दिया गया है कि देखिएगा दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि ये डिजीज पर्सन के क्रेडिट अकाउंट को एग्जिस्टिंग कस्टमर के डेबिट अकाउंट से कंबाइन नहीं किया जा सकता, समझे। मान लीजिए कोई डिजीज पर्सन है, कोई किसी पर्सन का डेथ हो गया, उसका क्रेडिट अकाउंट था, उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर के डेबिट अकाउंट से आप कंबाइन नहीं कर सकते। फिर देखिए एक और पॉइंट लिखा है इन्होंने कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अकाउंट कि सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, समझे। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक दुकान है, ठीक है, जिसका नाम है राज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, राज 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 के फर्म मान लीजिए ऐसा करके। अब वो प्रोप्राइटर, मैं प्रोप्राइटर हूं, तो मेरा जो प्रोप्राइटर बिजनेस का अकाउंट है उसको मेरे पर्सनल अकाउंट के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ हो सकता है।
फिर कह रहा है इंटर ब्रांच सेट ऑफ अलाउड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हर ब्रांच अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसका एक केस दिया हुआ है, मोहम्मद हुसैन साहब वर्सेस चार्टर्ड बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सेट ऑफ के लिए क्रेडिट बैलेंस बहुत जरूरी है। हमने क्या क्या पॉइंट बताया, एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऑटोमेटिक सेट ऑफ दोस्तों याद रखिएगा कि स्पेशल सिचुएशन में होता है। इंटर ब्रांच सेट ऑफ जो है नहीं होता जब तक स्पेशल एग्रीमेंट हो। और क्रेडिट बैलेंस याद रखिएगा होना मस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके अकाउंट सेम बैंक में हो और एक में लोन ड्यू हो, याद रखिएगा बैंक सेट ऑफ का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो क्या ना बैंक कंबाइंड। दोस्तों बात करते हैं फेमा। फेमा क्या करती है दोस्तों, यही लॉ है जिसे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम स्मूथ चल रहा है। दोस्तों देखिए, फॉरेन लॉ को सिंप्लीफाई करता है और इंश्योर करता है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑर्डरली रहे। बट ध्यान रहे, सिर्फ ऑथराइज पर्सन, यहाँ पे देखिए लिखा गया है केवल ऑथराइज पर्सन ही फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपको अब्रोड से पेमेंट लेना है या अब्रोड पेमेंट भेजना है तो आरबीआई की परमिशन जरूरी होती है। ठीक है। और दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर आरबीआई लिमिट लगा सकता है। ठीक है। और दोस्तों करंट अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, मेनली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों रेसिडेंट को फॉरेन एसेट तभी रखने का राइट है जब वो उन्होंने अब्रोड स्टे के दौरान खरीदे हो या इनहेरिट किए हो। तो रेसिडेंट फॉरेन एसेट तभी रख सकते हैं जब वो विदेश में थे, वहां पे उन्होंने इनहेरिट किया हो या खरीदा हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, फेमा ट्रेड को प्रमोट करता है, कंट्रोल नहीं करता। राइट, ये ट्रेड को प्रमोट करता है, कंट्रोल नहीं करता। और दोस्तों आरबीआई संभालता है कैपिटल अकाउंट को और गवर्नमेंट संभालता है करंट अकाउंट को। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बुक पढ़ेंगे तो 2 पेज में तो यही चीज कवर्ड है। ठीक है। और याद रखिएगा सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही फॉरेक्स एक्सचेंज डील कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेमा। प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट नहीं, डील्स इन फॉरेक्स मार्केट थ्रू ऑथराइज पर्सन, फोकस, अच्छा ये है ऑर्डरली डेवलपमेंट करता है। देखिए, और फॉरेन एक्सचेंज में डील भी करता है। और फोकस ऑन कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं करता। फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल फेरा में था जिसको हटा दिया गया है, समझे। और कैपिटल अकाउंट पे इंपावर करेगा आरबीआई को, करंट अकाउंट पे गवर्नमेंट को। दोस्तों याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना। अथॉरिटी के अंदर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑथराइज पर्सन के माध्यम से होती है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट का। एक्सेप्शन क्या है, ऑन अब्रोड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये 2 एक्सेप्शन है। तो दोस्तों अगले टाइम जब कोई कहे फेमा तो याद रखिएगा कंट्रोल नहीं है, कॉन्फिडेंट लाता है इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में, कंट्रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यह एक गोल्डन लिंक है उन लोगों के लिए जिनके रूट्स भारत में है पर पासपोर्ट फॉरेन कंट्री का है। चलिए 1 मिनट में समझते हैं इसका फुल कंसेप्ट क्या है। तो एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 7A ऑफ द सेक्शन का नाम है सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बताता है कि कौन ओसीआई के लिए एलिजिबल है। दोस्तों ये कार्ड होता है, समझे। यह कार्ड मिलता है उनको जो पहले इंडियन सिटीजन थे या उनके चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन या इवन ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो लिखा है ना, एक्स इंडियन सिटीजन, देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, इनको ये कार्ड मिलता है, समझे। अगर मान लीजिए माइनर चाइल्ड के पेरेंट इंडियन सिटीजन या ओसीआई कार्ड होल्डर है तो वो भी एलिजिबल है। मान लीजिए माइनर चाइल्ड है, ठीक है, तो माइनर चाइल्ड भी एलिजिबल होते हैं। राइट, कंडीशन क्या है, माइनर चाइल्ड के पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन है या ओसीआई कार्ड होल्डर है तो वो भी एलिजिबल है। फॉरेन स्पाउस के केस में क्या नियम है, तो मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कम से कम 2 साल तक सब्सिस्ट करनी चाहिए। तो फॉरेन स्पाउस के केस में क्या है कि मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 2 साल तक सब्सिस्ट करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और दोस्तों प्लस सिक्योरिटी क्लियरेंस भी जरूरी है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन में देख लीजिए क्या है कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज है, राइट, तो इसका लिंक हो तो ओसीआई अलाउड नहीं है। और एक शॉर्टकट याद रखिएगा कि जो पीआईओ कार्ड होल्डर होते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड होल्डर होते हैं, वो डीम्ड ओसीआई होते हैं नोटिफाइड डेट से। सिंपल सी बात है दोस्तों। कौन ओसीआई हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, यही चीज यहां बताया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी सवाल आता है। केस स्टडी के बेसिस पे फॉर्म में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको कि ओसीआई इंडियन ऑरिजिन लोगों के लिए होता है, सिटीजनशिप नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात बताया कि फॉरेन स्पाउस ओसीआई हो सकते हैं लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है,
समझे। फॉरेन स्पाउस ओसीआई हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल केस में ओसीआई ग्रांट कर सकती है, समझे। तो दोस्तों कौन ओसीआई के लिए एलिजिबल है, ये सवाल है, ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओसीआई कैंडिडेट। ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन, ये एलिजिबल है। फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, ये भी एलिजिबल है। पर्सन हुज ग्रैंड पेरेंट वेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले एलिजिबल नहीं है। माइनर चाइल्ड ऑफ ओसीआई ग्रैंड कार्ड होल्डर, ये भी नहीं एलिजिबल है, समझे, याद रखिएगा। तो लीगल बेसिस है सेक्शन नंबर 7 सिटीजनशिप एक्ट। एलिजिबल एक्स इंडियन या डिसेंडेंट। फॉरेन स्पाउस 2 साल का मैरिज हो प्लस सिक्योरिटी चेक। एक्सक्लूडेड कौन है, पाकिस्तान बांग्लादेश के सिटीजनशिप। और पीआईओ से ओसीआई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बनता है। तो अगले टाइम जब कोई बोले ओसीआई कार्ड मिल गया, समझ लीजिएगा कि ये एक मिनी इंडिया कनेक्शन है, बिना फुल सिटीजनशिप के, राइट। रूट्स इंडिया का, लेकिन पासपोर्ट है फॉरेन का, बस इतना याद रखिए, आप ओसीआई समझ जाइएगा। चलिए फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा डॉलर है तो एक छोटी सी फॉर्म डिसाइड करेगी कि आप सेफ हैं या चेक होने वाले हैं। उसका नाम होता है सीडीएफ, यानी करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ले जा रहे हैं और उसका वैल्यू मान लीजिए $10,000 से ज्यादा हो, या सिर्फ करेंसी नोट मान लीजिए $5,000 से ज्यादा हो, तो आपको सीडीएफ फिल करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाता है सीडीएफ कब फिल करना पड़ता है, यदि फॉरेन एक्सचेंज $10,000 से ज्यादा हो, और जो करेंसी नोट हो वो $5,000 से ज्यादा हो, समझे। तो यदि ये दोनों केस हो तो उस केस में आपको एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और ध्यान रहे, यह कस्टमर या कस्टम डिपार्टमेंट के पास जानी होती है। ये जो फॉर्म है ना, ये कौन लेता है, कस्टम डिपार्टमेंट के पास जानी होती है, आरबीआई का नहीं, आरबीआई का कोई रोल नहीं है। अगर आपके पास इससे कम अमाउंट है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, सिंपल और हैजल फ्री है, समझे। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि आपको एलआरएस समझते हैं, एलआरएस होता है हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आपको एलआरएस लिमिट से ज्यादा पैसा भेजना है तो वो अलाउड है, लेकिन आपको स्पेशल सिचुएशन में भेज सकते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन में, मेडिकल में, या स्टडी अब्रोड में। ये सब स्पेशल सिचुएशन है जहां पे एलआरएस में आप जो है ज्यादा पैसा बाहर भेज सकते हैं, वरना जो ढाई लाख का लिमिट है, $2.5 लाख का लिमिट है, वो वही रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि स्पेशल टर्म है यहाँ पे RBNPR, रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। क्या मतलब हुआ कि यानी दोस्तों ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ओवरसीज पोस्टिंग या डेपुटेशन पे होते हैं मैक्सिमम 3 साल के लिए। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ओवरसीज या डेपुटेशन पे लिए होते हैं मैक्सिमम 3 साल के लिए, तो रेमिट करने का इनको अलाउंस होता है, समझे। तो दोस्तों ये सब चीज याद रखेंगे हम लोग। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया। अच्छा, स्केड्यूल 3 भी देख लीजिए, इसके अंदर स्पेशल रेमिटेंस होता है नॉन इंडिविजुअल के लोग के लिए भी, स्केड्यूल 3 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सीडीएफ होता है हमारा करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, और कस्टम के पास फिल करना पड़ता है, आरबीआई के पास नहीं। एक्स्ट्रा रेमिटेंस एलआरएस के अंदर, एलआरएस यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर एक्स्ट्रा रेमिटेंस अलाउड है, लेकिन कंडीशन क्या है, यदि फॉरेन अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन की तरफ डिमांड किया गया है। और जो हमारा आरबीएनपीआर होता है वो लिमिटेड रेमिटेंस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या पूछा आपसे, एक सवाल है कि एक ट्रैवलर जो है सीडीएफ फिल करेगा यदि फॉरेन करेंसी नोट कितना से ज्यादा हो, $10,000, $7,000, $5,000, और लास्ट का रहा है $2,000। तो अभी मैंने आपको बताया करेंसी नोट $5,000 से ज्यादा होगा तो आपको सीडीएफ फाइल करना ही करना है। सीडीएफ क्या होता है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो एक बार कीवर्ड रिकैप कर लीजिए, डिक्लेरेशन फॉर्म का नाम है सीडीएफ। लिमिट कितना है, यदि वो नोट्स है तो $5,000, टोटल है तो $10,000। इमिग्रेशन, मेडिकल और स्टडीज में एलआरएस के बियॉन्ड आप रेमिट कर सकते हैं। रेजिडेंट का टाइप आप दे सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा रूल याद रखिएगा, 5,000 ओवर सीडीएफ कवर, ठीक है। इसे एक लाइन से एग्जाम में भी क्रैक कर लेंगे। 5,000 के ऊपर गया तो सीडीएफ आपको भरना पड़ेगा। 5,000 क्या, फॉरेन करेंसी नोट। चलिए 5,000 ओवर सीडीएफ कवर। चलिए दोस्तों, आपने पैसों से फॉरेन ट्रिप, स्टडीज या इन्वेस्टमेंट करना है, आरबीआई ने एक ऐसी स्कीम बनाई है जिससे आप ऑफिशियली डॉलर भेज सकते हैं अब्रोड बिना टेंशन के। इसका नाम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई ने 2004 में एलआरएस को इंट्रोड्यूस किया था। यह अलाउ करता है कि हर रेसिडेंट इंडिविजुअल, माइनर भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इसके अंदर माइनर भी आते हैं, तो माइनर भी जो है मैक्सिमम $2.5 लाख रेमिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फर्म, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट, एचयूएफ इस स्कीम के अंदर कवर नहीं होते। ये भी ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट, एचयूएफ, ट्रस्ट फर्म इसके अंदर नहीं आते। तो यह फंड दोस्तों यूज हो सकता है दोनों के लिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शन दोनों के लिए यूज हो सकता है, समझे। और दोस्तों बेसिकली जो एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ट्रैवल, स्टडी, राइट, गिफ्ट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट अब्रोड, सबके लिए यूज हो सकता है। और दोस्तों फैमिली मेंबर अपने लिमिट क्लब कर सकते हैं, बट सिर्फ
ज्वाइंटली ऑन्ड कैपिटल एसेट के लिए, ठीक है, तो को ऑन कैपिटल के लिए ये अलाउड है। अब दोस्तों क्या परमिटेड नहीं है वो भी जरा देख लीजिए। तो आप कुछ चीजें इस स्कीम में नहीं ले कर सकते, जैसे कि मार्जिन कॉल, या मान लीजिए कि दूसरे इंडियन रेसिडेंट को फॉरेक्स गिफ्ट करना, या मान लीजिए कि कोई फेमा बैंक ट्रांजेक्शन है वो करना, ये सब नहीं कर सकते। और स्पेशल केस जैसे कि इमिग्रेशन है, मेडिकल है, स्टडी है, रिलेटिव मेंटेनेंस है, तो वहां पे दोस्तों उस इन सब केस में लिमिट फिक्स, ये याद रखिएगा, लिमिट जो है आपका $2.5 लाख का है। चलिए, तो दोस्तों हमने क्या बताया कि लिमिट आपको बताया, समझे, फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का लिमिट काउंट नहीं होता। फिर हमने आपको बताया कि जो पैसा और उसके अर्न इनकम अब्रोड है वो रिटेन या री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी रिटेंशन और री इन्वेस्टमेंट अब्रोड अलाउड है। और फिर मैंने आपको बताया कि प्राइवेट विजिट फॉरेक्स लिमिट जो है वो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल है $3,000, ठीक है। और दूसरी बात कि यदि आप इराक लीबिया जा रहे हैं तो $5,000, ठीक है। और फुल इंटाइटलमेंट मिलता है आपको ईरान, CIS, हज और उमराह के लिए, ठीक है। तो ये सब आपका है प्राइवेट विजिट फॉरेक्स लिमिट, फॉरेन एक्सचेंज लिमिट। $3,000 नॉर्मल है, $5,000 है इराक और लीबिया के लिए, और फुल इंटाइटलमेंट होता है ईरान, कॉमनवेल्थ कंट्री और हज और उमराह के लिए। तो दोस्तों एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि LRS के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो रेजिडेंट इंडिविजुअल रेमिट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में कितना है, तो दोस्तों $2.5 लाख याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड देख लेते हैं। तो कीवर्ड आपको बताया मैंने कि स्कीम स्टार्ट हुआ था 2004 में। लिमिट आपको समझाया, लिमिट है $2.5 लाख, एलिजिबल केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल होते हैं। पर्पस आपका कैपिटल, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों हो सकता है। क्या क्या अलाउड नहीं है, मार्जिन, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा बैन, ये सब अलाउड नहीं है, और अब्रोड रिटेंशन परमिटेड है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब दोस्तों अब आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे बात की जा रही है NRE अकाउंट की, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के लिए कौन एलिजिबल है, NRI और PIO एलिजिबल है। किस तरह का अकाउंट होता है ये, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD, FD कुछ भी हो सकता है। ज्वाइंट अकाउंट बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, NRI के साथ, PIO के साथ, या रेजिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे ज्वाइंट अकाउंट आप बना सकते हैं। बस कंडीशन याद रखिएगा, फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस। कौन कौन सा क्रेडिट आ सकता है इस अकाउंट में, इनवार्ड रेमिटेंस, फॉरेन करेंसी नोट, इंटरेस्ट, इंडियन इनकम टैक्स के बाद, ट्रांसफर फ्रॉम NRE FCNR अकाउंट, ये सब के सब क्रेडिट हो सकते हैं हमारे NRE अकाउंट में। कौन कौन सा डेबिट हो सकता है, लोकल पेमेंट, रेमिटेंस अब्रोड, हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं NRE FCNR अकाउंट में। इसका टेनर और इंटरेस्ट की बात कर लें तो मिनिमम 1 साल का FD रहेगा। इंटरेस्ट जो है कंपेरेबल डोमेस्टिक TD से कम रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको अभी समझाया NRE अकाउंट के रिगार्डिंग। तो याद रखिएगा कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फ्रीली रिपेट्रिएबल होता है। अब दोस्तों जो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं वो लोकल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट, ट्रांसफर या रिपेट्रिएट नहीं कर सकते अब्रोड। यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं यानी कि रेसिडेंट होते हैं वो लोकल पेमेंट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट गिव, ट्रांसफर और रिपेट्रिएट अब्रोड। इफ यू टॉक अबाउट द प्रीमैच्योर विड्रॉल, तो प्रीमैच्योर विड्रॉल में पेनल्टी लगेगा, एक्सेप्ट फॉर RFC कन्वर्जन और बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो हमने क्या पूछा आपसे, बताइए कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड NRE टर्म डिपोजिट का कितना होता है, तो 1 साल, याद रखिएगा। RBI मैंडेट करता है कि जो मिनिमम टेनर होगा वो 1 साल होगा NRE टर्म डिपोजिट के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि NRE अकाउंट के जो होल्डर होते हैं वो NRI और PIO होते हैं। अकाउंट का टाइप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD, FD हो सकता है। ज्वाइंट अकाउंट विद रेसिडेंट अलाउड है। मिनिमम टेनर जो होगा वो 1 साल का होगा, ठीक है। मिनिमम टेनर जो हमारा NRE अकाउंट का होता है वो 1 साल का होता है। रिपेट्रिएशन यानी पूरा का पूरा पैसा बाहर ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको इस पे नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सभी चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, लोन। हाँ, NRE डिपोजिट के अगेंस्ट लोन का क्या नियम है, जरा उसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास NRE टर्म डिपोजिट है तो आप या कोई थर्ड पार्टी इंडिया में उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, पर ध्यान रहे NRE सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट लोन अलाउड नहीं है। तो केवल टर्म डिपोजिट के अगेंस्ट लोन अलाउड है, सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट लोन अलाउड नहीं है। बॉरोवर कौन हो सकता है, तो लोन अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल मार्जिन रूल अप्लाई होता है। यह पैसा यूज हो सकता है पर्सनल, बिजनेस या अपने घर परचेज के लिए, लिखा है ना एलिजिबल बॉरोवर। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं अकाउंट होल्डर या थर्ड पार्टी इंडिया कोई भी बॉरोवर बोरो कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और मार्जिन नॉर्म्स लगता है, यूजेस भी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया, यूजेस क्या क्या है। अच्छा, क्या नहीं अलाउड है, मतलब आप NRE आपने जो लोन लिया किस चीज के लिए लोन नहीं ले सकते वो देखिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट आप
इन सब चीज पे नहीं कर सकते। रियल एस्टेट में, प्लांटेशन में, रीलैंडिंग में, एग्रीकल्चर में, तो इन सब के लिए आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है ना। और रिपेमेंट की यदि हम बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट द रिपेमेंट, तो रिपेमेंट का क्या नियम है वो देख लीजिए। रिपेमेंट का नियम सिंपल है, डिपॉजिट अमाउंट से आप रिपेमेंट कर सकते हैं। रिपेमेंट कहां से कर सकते हैं वो देख लीजिए, डिपॉजिट से, इनवार्ड रेमिटेंस से, एनआरओ बैलेंस से आप रिपेमेंट कर सकते हैं। बस एक की पॉइंट याद रखिएगा, लोन प्रोसीड रिपेट्रिएट नहीं किया जा सकता, समझे। लोन प्रोसीड को आप विदेश नहीं ले जा सकते, समझे, यानी कि पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेजा जा सकता। ये जो लोन का पैसा मिलेगा उसको आप विदेश नहीं ले जा सकते। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर थर्ड पार्टी को लोन दिया गया है तो एनआरआई को कोई फॉरेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और तीसरी बात याद रखिएगा कि आउटसाइड इंडिया लोन भी पॉसिबल है, पर सिर्फ ओवरसीज ब्रांच के थ्रू और बोनाफाइड पर्पस के लिए, ठीक है। एनआरई मतलब आपके पास एनआरई अकाउंट है तो आप आउटसाइड इंडिया भी लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। एक सवाल इन्होंने पूछा है कि आपने मान लीजिए एनआरई डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले लिया तो किस पर्पस के लिए दिया जा सकता है, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बिजनेस पर्पस और रीलैंडिंग। तो देखिए दोस्तों, आप इसको केवल बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही रियल एस्टेट, ना ही हाउस परचेज, ना ही एग्रीकल्चर रीलैंडिंग के लिए। चलिए, तो आपको मैंने क्या क्या बताया लोन के रिगार्डिंग। तो एनआरई टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा, ठीक है। लोन का लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। प्रोहिबिटेड क्या क्या है वो देख लीजिए, रिपेमेंट डिपॉजिट से कर सकते हैं, एनआरओ से कर सकते हैं, इनवार्ड रेमिटेंस से कर सकते हैं। इसको आप लोन प्रोसीड को विदेश नहीं ले जा सकते, प्लीज रिमेंबर इट। तो दोस्तों एनआरआई हो या, अब हम थोड़ा एनआरओ अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनआरआई हो या फॉरेन सिटीजन हो, भारत में अर्निंग या प्रॉपर्टी इनकम हैंडल करना है तो एक स्पेशल अकाउंट आपके लिए है, इसका नाम होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो दोस्तों एनआरओ अकाउंट कोई भी पर्सनल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडियन ऑरिजिन हो या फॉरेन नेशन हो, वो खोल सकता है। यहाँ पे लिखा है ना, एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे वो आपका इंडियन पर्सन आउटसाइड इंडिया में कौन कौन हो सकता है, भारत का ऑरिजिन हो या वो फॉरेन नेशन हो, ठीक है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। आपको 4 तरह के अकाउंट मिलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टीडी अकाउंट, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, समझे। ये सब के अकाउंट टाइप के अकाउंट मिलते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी अलाउड है, मतलब कि आप रेजिडेंट के साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो बेसिस होगा वो फॉरवर्ड सर्वाइवर होगा, या 2 एनआरआई में मिलकर ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, फंड क्रेडिट हो सकता है, इनवार्ड रेमिटेंस, कौन कौन सा क्रेडिट होगा, इनवार्ड रेमिटेंस, लोकल ड्यूज, एनआरओ ट्रांसफर, रेजिडेंट के। और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट साइड पर लोकल पेमेंट और आउटवार्ड रेमिटेंस अलाउड है, लेकिन लिमिट कितना रखा है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब इतना पैसा आप मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन ही रेमिट कर सकते हैं, आउटवार्ड रेमिटेंस मतलब विदेश भेजना। तो पूछा जा सकता है ना कि एनआरओ अकाउंट में जो है बाहर विदेश कितना पैसा भेज सकते हैं एनआरओ अकाउंट से। तो याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन। तो प्लीज रिमेंबर दिस रूल, ठीक है। अच्छा, एक गोल्डन रूल भी है, प्लीज ये याद रखिएगा कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर या रीलैंडिंग के लिए पैसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका यदि लोन मिल रहा है आपको एनआरओ एफडी में, तो कहाँ यूज नहीं कर सकते, ये सब यूज नहीं कर सकते। एनआरओ एफडी में भी आप लोन ले सकते हैं, इसको सिक्योरिटी के रूप में देकर लोन ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। जो हमने पहले देखा था वही चारों केस है, ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर इट। अब दोस्तों आगे आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट है, रेजिडेंट और एनआरआई चेंज। तो अगर आपका स्टेटस चेंज होता है, मतलब मान लीजिए कि आप रेजिडेंट थे और एनआरआई में बदल जाते हैं, राइट, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली रीडिजिग्नेट हो जाता है। कैसे रीडिजिग्नेट हो जाता है, रेजिडेंट एनआरओ अकाउंटिंगली, ठीक है। तो दोस्तों दो तीन पॉइंट को याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज अ डेबिट टू द एनआरओ अकाउंट। क्या एनआरओ अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकते, लोकल पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं कर सकते, दूसरे एनआरओ को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए जिसने बोल दिया कि एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, रीलैंडिंग नहीं कर सकते, समझे। तो याद रखिएगा ये सब चीज आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने बात की अभी एनआरओ के लिए, एनआरओ के लिए कौन एलिजिबल है, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो एनआरआई है, पीआईओ है, वो खोल सकता है। अकाउंट किसी भी तरह का हो सकता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टीडी, आरडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज्वाइंट अकाउंट पॉसिबल है फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे। रिपेट्रिएशन $1 मिलियन होगा एक फाइनेंशियल ईयर में। लोन का यूज कहां करेंगे वो भी आप दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट तरह के अकाउंट की, इसका नाम है एसएनआरआर, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों एसएनआरआर अकाउंट की बात यहाँ पे करेंगे, ये बिजनेस से लिंक होता है। चलिए ये पूरा, हाँ चलिए इसको पूरा डिस्कस करते हैं एसएनआरआर अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, फॉरेन कंपनी का इंडिया से बिजनेस लिंक है, पर डॉलर में नहीं, रुपी में पेमेंट लेना है। मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, उसका भारतीय बिजनेस के साथ लिंक है,
लेकिन डॉलर में नहीं, रुपये में पेमेंट लेना है, तो उसके लिए आरबीआई ने एक स्पेशल अकाउंट अलॉ किया है, इसका नाम है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। चलिए 1 मिनट में समझते हैं ये क्या है और एग्जाम में कैसे याद रखें। तो एसएनआरआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट सिर्फ उन नॉन रेजिडेंट के लिए होता है जिनका इंडिया में लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट हो। तो बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं ना, ये जिनका इंडिया में, भारत में जो है लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट होता है, उनके लिए एसएनआरआर अकाउंट है, ठीक है, फॉरेक्स डीलिंग के लिए नहीं होता। इसीलिए जो इसका टेनर होता है ना, ठीक है, इसका जो टेनर होता है वो बिजनेस ड्यूरेशन के साथ लिंक्ड होता है, मैक्सिमम 7 साल तक। मतलब कि वैसे एंटिटी, ठीक है, रुपी ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, फॉरेक्स डीलिंग के लिए नहीं होता। उन नॉन रेजिडेंट के लिए होता है जिनका इंडिया में लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर उसके बाद मान लीजिए 7 साल के ऊपर चाहिए तो आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता और एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफर करना भी मना है। मतलब कि आपको एसएनआरआर अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है, करंट अकाउंट जैसा है, और आप एनआरओ से एसएनआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंट का बैलेंस फ्रीली रिपेट्रिएबल है, आप चाहे जितना वापस ले जा सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया में टैक्स कॉम्प्लायंस के बाद ही आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि रुपये में है ना जी, इसीलिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, टेनर का लिमिट है 7 साल का, रिन्यूअल के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग रुपी अकाउंट है क्योंकि रुपी में है ये, और फंड को फुल्ली रिपेट्रिएबल कर सकते हैं आफ्टर टैक्स क्लियरेंस, आफ्टर टैक्स कॉम्प्लायंस। एक सवाल है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट एसएनआरआर के बारे में गलत है? इट अर्न इंटरेस्ट लाइक एनआरई अकाउंट, बताइए। जैसा होता है, कौन सा ऑप्शन है एसएनआरआर के बारे में गलत है? इंटरेस्ट कैसा होता है? इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है, यही तो गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओपन फॉर बिजनेस, हाँ ये सही है, आईएनआर ट्रांजेक्शन के लिए होता है, टेनर 7 साल का होता है मैक्स, ये भी सही है, रिपेटेशन अलाउड है। लेकिन जो पहला कह रहा है ना कि इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट जैसा होता है, ये गलत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एसएनआरआर जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो केवल रुपी में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, केवल रुपी में है, आर का मतलब ही होता है, और केवल बिजनेस पर्पज के लिए होता है, बस इतना वर्ड याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं ईएफसी अकाउंट के बारे में। एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे हैं या फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट मिलता है तो एक स्पेशल अकाउंट आपके लिए है, इसका नाम है ईएफसी अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिससे फॉरेक्स हैंडल करना आसान हो जाता है। चलिए समझते हैं शॉर्ट और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से। ईएफसी का फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इंडिया के रेसिडेंट के लिए होता है, भारत के निवासी के लिए होता है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। जैसे कुछ है, मान लीजिए कि एक्सपोर्टर हो गए, समझे, कोई एक्सपोर्टर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई फॉरेन प्रोजेक्ट के सर्विस प्रोवाइडर है, तो इस अकाउंट में 100% फॉरेक्स अर्निंग डायरेक्टली क्रेडिट की जा सकती है, ठीक है। जो भी आपकी फॉरेक्स अर्निंग है उसको आप 100% क्रेडिट कर लीजिए इसमें, चाहे एक्सपोर्ट एडवांस हो, कंसल्टेंसी फी हो या इंटरेस्ट इनकम हो। लेकिन याद रखिएगा ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, इस पर आपको कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है, समझे समझे। और आप इस अकाउंट से फॉरेक्स पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कस्टम ड्यूटी या ट्रेड रिलेटेड लोन। लेकिन रुपी विड्रॉल एक तरीका है, ठीक है। तो रुपी विड्रॉल अलाउड है, लेकिन पैसे निकालने के बाद दोबारा आप उसको पैसे को रिक्रेडिट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। फिर लोन की बात कर ले कि इसके अगेंस्ट कोई लोन या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली जा सकती, आप इस पैसे के अगेंस्ट कोई लोन या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले सकते। ये है हमारा ईएफसी अकाउंट, ठीक है। तो ईएफसी अकाउंट सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, एनआरआई के लिए नहीं है। पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है फॉरेक्स अर्निंग को रिटेन करना, ताकि फ्यूचर फॉरेन पेमेंट आसान हो जाए, याद रखिएगा पर्पस। और दोस्तों ईसीजीसी क्लेम इन आईएनआर इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता है, तो ईसीजीसी क्लेम जो आप करते हैं उसको आप इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते। चलिए एक सवाल है, इनमें से कौन सा क्रेडिट नहीं किया जा सकता ईएफसी अकाउंट में? एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फी कर सकते हैं, ईसीजीसी क्लेम नहीं कर सकते, एडवांस रेमिटेंस कर सकते हैं, तो 80 नंबर सही है। तो दोस्तों याद रखेंगे कुछ की पॉइंट्स, मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ईएफसी अकाउंट के लिए, तो अकाउंट होल्डर कौन होगा? भारत का निवासी होगा। कैसा नेचर है? तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। फॉरेक्स क्रेडिट 100% अर्निंग। रुपी विड्रॉल तो विड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन उसको रिक्रेडिट नहीं कर सकते। ईसीजीसी क्लेम को आप इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, क्रेडिट फैसिलिटी आपको इससे मिलेगा नहीं, समझिए। अब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल लाइन याद रखिए, ईएफसी मतलब अर्न फॉरेक्स, कीप फॉरेक्स, यूज फॉरेक्स। देखिए बहुत सिंपल है, अर्न फॉरेक्स, कीप फॉरेक्स एंड यूज फॉरेक्स। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपको 100% मिलेगी, समझे। आरएफसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एब्रोड से इंडिया वापस आए हैं और फॉरेन करेंसी भी साथ लेकर आए हैं, वरी मत कीजिए, डोंट वरी।
उस पैसे को लीगली रखने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल अकाउंट बनाया है, इसका नाम है आरएफसी अकाउंट। चलिए सिंपल वे में समझते हैं। देखिए आरएफसी का फुल फॉर्म होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। उन इंडियन रेजिडेंट के लिए होता है जो फॉरेन एक्सचेंज अब्रोड से लेकर आए हैं, जैसे कि आपका पेंशन, आपका सुपर एन्युएशन, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, ओल्ड फॉरेक्स होल्डिंग या एलआईसी प्रोसीड। समझे? तो इस अकाउंट से आप पैसा फ्रीली यूज कर सकते हैं, चाहे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो या डायरेक्टली अब्रोड स्पेंड कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब को क्या करने का मतलब हुआ, इस अकाउंट पे से आप पैसा फ्रीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो फ्रीली आप अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हैं, समझे। चाहे आप आईएनआर में कन्वर्ट कर दीजिए या डायरेक्ट अब्रोड स्पेंड कर दीजिए। अब देखिए ज्वाइंट होल्डर भी बन सकता है, ज्वाइंट होल्डर बन सकते हो एक रेजिडेंट रिलेटिव ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, ठीक है। तो रेजिडेंट मतलब आप ज्वाइंट अकाउंट बन सकते, ज्वाइंट अकाउंट पॉसिबल है आरएफसी अकाउंट में, लेकिन रेजिडेंट रिलेटिव के साथ, और बेसिस क्या रहेगा, फॉर्मर और सर्वाइवर, समझे। लेकिन ध्यान रहे वो अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक मेन होल्डर जिंदा हो, यही होता है फॉर्मर सर्वाइवर का मतलब। हाँ, अगर कोई एनआरआई या पीआईओ इंडिया वापस आ गया है तो एनआरई एफसीएनआरबी बैलेंस उसके आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जो भी उसका एनआरई अकाउंट था, जो भी उसका एफसीएनआर अकाउंट था, उसका बैलेंस जो है इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों टॉप 3 एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि आरएफसी सिर्फ मेड है रिटर्निंग एनआरआई के लिए, ताकि वो अपनी फॉरेन करेंसी को होल्ड कर सके। फंड और इनकम अब्रोड फ्री है, किसी पर्पज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। और रेजिडेंट रिलेटिव के लिए क्या है, रेजिडेंट ज्वाइंट होल्डर सिर्फ नाम के लिए है, ऑपरेट नहीं कर सकता, समझे, बस ये ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक सवाल है कि इनमें से कौन सा पैसा क्रेडिट कर सकते हैं आरएफसी अकाउंट में, सैलरी अर्न इन इंडिया नहीं, ठीक है। फिर फॉरेन पेंशन रिसीव फ्रॉम, हाँ ये कर सकते हैं। लोकल गिफ्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ऑर्डर अकाउंट नहीं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा अकाउंट होल्डर रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। रिसोर्स सोर्स फॉरेन एक्सचेंज एसेट, फॉरेन अर्निंग एसेट। क्रेडिट जो है पेंशन, गिफ्ट, इनहेरिटेंस। डेबिट में आप फ्रीली कहीं भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। ज्वाइंट होल्डर में रेजिडेंट रिलेटिव हो सकता है, फॉर्मर सर्वाइवल बेसिस रहेगा। और कन्वर्जन में आपका एनआरई एफसी और आरएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आरएफसी अकाउंट एक रिटर्निंग एनआरआई का बेस्ट बडी है, ठीक है। सेफ है, फ्लेक्सिबल है और क्या है, फुल्ली कॉम्प्लाइंट है। फॉरेन अर्निंग को हैंडल करने का स्मार्ट तरीका है, समझे। अब एक अकाउंट होता है, इसका नाम है डीडीए अकाउंट। तो डायमंड बिजनेस करते हैं तो आरबीआई ने स्पेशल अकाउंट बनाया है, जिससे ट्रेडिंग होती है डायरेक्ट डॉलर में, ट्रेडिंग डायरेक्ट डॉलर में होती है। नाम याद रखिएगा डायमंड डॉलर अकाउंट, यानी कि डीडीए। तो डीडीए याद रखिएगा सिर्फ उन फर्म या कंपनी के लिए होता है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर अप्रूव्ड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फर्म है ना जो कि एफटीपी के अंदर अप्रूव्ड होते हैं, उनके लिए डीडीए है, समझे। यह अकाउंट एक्सक्लूसिवली डायमंड ट्रेडर के लिए बनाया गया है, चाहे रफ डायमंड हो, कट डायमंड हो या पॉलिश डायमंड हो, किसी प्रकार का डायमंड हो, रफ, कट या पॉलिश, सबके लिए बनाया गया है। अब सवाल है कि अकाउंट करंट अकाउंट का टाइप होता है, अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं डीडीए अकाउंट की। याद रखिएगा अकाउंट का नेचर है करंट अकाउंट है, समझे। और दूसरी बात की नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। क्रेडिट अलॉट है, कौन कौन सा क्रेडिट अलॉट है, एक्सपोर्ट प्रोसीड अलॉट है, लोकल डॉलर सेल अलॉट है, यूएस डॉलर फाइनेंस अलॉट है। डेबिट साइड पर अलॉट है डायमंड परचेज और ट्रांसफर टू आईएनआर अकाउंट, ठीक है। कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसीड इसमें डाल सकते हैं, लोकल यूएसडी सेल कर सकते हैं, डेबिट में आप डायमंड परचेज कर सकते हैं, रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अकाउंट डॉलर में ही ऑपरेट होता है, समझे। ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है डॉलर में ही ऑपरेट होता है, आईएनआर में बिल्कुल ऑपरेट नहीं होता। तो दोस्तों कुछ पॉइंट याद रख लीजिए कि एफटीपी अप्रूव्ड फर्म ही डीडीए अकाउंट खोल सकता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, समझे। और करेंसी सिर्फ डॉलर में ही ट्रांजेक्शन होगा, बैलेंस में कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। और एक और चीज छूट गया है कि पिछले इनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो तभी वो देखा जाता है। और 5 डीडीए अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा डीडीए अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। एक सवाल है कि डीडीए अकाउंट को कौन से करेंसी में करेंगे, तो ऑब्वियस बात है नाम में ही तो लिखा हुआ है डॉलर, तो सोचना क्या है, डॉलर ही होगा। दोस्तों अकाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होता है, करेंसी डॉलर होता है, एलिजिबिलिटी कोई भी फर्म अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और पर्पस तो बताइए हो ही गया। हाँ अब देखिए यहां बताया गया है, आगे कंसेप्ट है। दोस्तों फॉरेन कंट्री से डोनेशन लेना चाहते हैं लेकिन बिना परमिशन लिए अगर पैसा एक्सेप्ट किया तो पेनल्टी भी बड़ी और बैन भी लग सकता है। यही कंट्रोल करता है एफसीआरए। एफसीआरए का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं। एफसीआरए कहता है कि कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन तभी ले सकता है जब उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन हो, समझिए। क्या चाहिए उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तभी जाके आप फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ठीक है, और उसका एक डेफिनेट सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक या रिलीजियस पर्पज हो। क्या लिखा है ना, विथ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल पर्पज। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इन सभी चीज चाहिए, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस, ये सब प्रोग्राम के लिए। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ देखिए लिखा है, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ नॉट रजिस्टर्ड। समझे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्रायर परमिशन लीजिए एक स्पेसिफिक सोर्स और पर्पज के लिए, वैलिड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड सोर्स। रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होती है, ठीक है ना, वैलिडिटी लिखा है 5 साल तक, और रिन्यूएबल करना है 6 महीना पहले, ठीक है, रिन्यूएबल विद इन 6 मंथ। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होती है और रिन्यूएबल करना है 6 महीने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया या कैंसिल किया, ठीक है, हो गया, तो नए फंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिसीव फंड अनलेस गवर्नमेंट परमिट। मान लीजिए कि आपने सस्पेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन या कैंसिल हो गया, तो नए फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और पुराने फंड का यूज भी तभी होगा जब गवर्नमेंट अलाउ करे। समझे बात को। तो सस्पेंशन कैंसिलेशन मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का हो जाता है तो नए फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और पुराने फंड का यूज भी तभी होगा जब गवर्नमेंट अलाउ करे। और अगर मान लीजिए वायलेशन हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन या रिसीट दोनों रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन और फर्दर रिसीट इफ एफसीआरए इज वायलेटेड। दोस्तों 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि एफसीआरए में फॉरेन फंड ट्रांसफर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, प्रायर परमिशन लेना ही लेना है, और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है 5 साल तक, ठीक है, और रिन्यूअल आप कर सकते हैं 6 महीना के अंदर। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद एक सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एक सवाल कि एफसीआरए के अंदर, सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि एफसीआरए के अंदर क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर हो सकता है। अंडर एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। तो ऑप्शन कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ऑटोमेटिकली, एनजीओ गिव डिक्लेरेशन, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा एफसीआरए के अंदर कभी परमिशन ही नहीं है। तो एफसीआरए का गोल्डन रूल सिंपल है, फॉरेन पैसा लेना हो तो पहले सरकार की इजाजत लेना जरूरी है। रूल फॉलो कीजिए, रजिस्ट्रेशन को वैलिड रखिए, एनजीओ को सेफ बनाइए, क्योंकि एनजीओ के लिए मैंने अब आपको बताया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन 5 साल की होती है, 6 महीना में रिन्यूएबल करना होता है, ठीक है, और एनजीओ को सेव करना। तो ये सब चीज याद रखना है आपको एफसीआरए के रिगार्डिंग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स लिखा गया है, ट्रांसफर ऑफ फंड नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए रहेगा, प्रायर परमिशन आप ले सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, रिक्वायरमेंट होती है, सस्पेंशन के दौरान गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, और रेगुलेशन अथॉरिटी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। बिजनेस में पैसा अर्न करना इजी नहीं है, लेकिन उस पैसे को स्मार्टली मैनेज करना और भी टफ है। इसी का सॉल्यूशन है कैश मैनेजमेंट सिस्टम। पैसा करना आसान नहीं है और उस पैसे को स्मार्टली मैनेज करना और भी टफ है। इसका सॉल्यूशन एक है सीएमएस, कैश मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए सिंपल और स्मार्ट एग्जाम स्मार्ट स्टाइल में समझते हैं। कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी को यह पता हो कि कब, कहां और कितने कैश की जरूरत है, इसे लिक्विडिटी मेंटेन होती है और फंड एफिशिएंटली यूज होता है। ये तो होता है कैश मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों गुड कैश मैनेजमेंट केवल आपके टाइम को नहीं बचाता, बल्कि आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कम करता है। ये पूछा जाएगा क्या क्या बेनिफिट है, तो टाइम तो बचता ही बचता है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होता है, समझे। और क्या होता है, पेपर वर्क भी कम होगा, एरर भी कम होगा, समझे। और प्लस फंड यूटिलाइजेशन एक्यूरेट होता है, रिकंसिलेशन फास्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है कि एमएनसी का नाम दिया है इन्होंने यूनिलीवर। एक एमएनसी है जिसका नाम है यूनिलीवर। तो यूनिलीवर यूज करता है ग्लोबल पूलिंग सिस्टम। क्या यूज करता है, ग्लोबल पूलिंग सिस्टम यूज करता है, जहां सरप्लस फंड से डेप्ट को ऑफसेट किए जाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा सरप्लस फंड है ना, इससे क्या हम करते हैं कि डेप्ट को हम ऑफसेट करते हैं। सरप्लस फंड से डेप्ट को हम ऑफसेट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल पूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो ट्रेजरी बन जाता है प्रॉफिट सेंटर, ट्रेजरी बिकम द प्रॉफिट सेंटर। तो एमएनसी का नाम मैंने बताया है यूनिलीवर, वो ग्लोबल पूलिंग सिस्टम यूज करता है जहां पे सरप्लस फंड से डेप्ट को ऑफसेट किया जाता है और ट्रेजरी बन जाता है प्रॉफिट सेंटर। बैंक भी दोस्तों डीरेगुलेशन के बाद अपना फोकस शिफ्ट कर चुके हैं। इंटरेस्ट मार्जिन कम होने पर अब वो फी बेस्ड कैश मैनेजमेंट सर्विस से स्टेबल इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बैंक के लिए क्या पॉइंट लिखा है कि बैंक के लिए डीरेगुलेशन के बाद अपना फोकस उन्होंने शिफ्ट किया, अब उनका फोकस है फी बेस्ड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज पे स्टेबल इनकम कमाने का। तो रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, रिजल्ट यह हुआ कि हमारा एफिशिएंट कॉर्पोरेट हुआ, स्ट्रॉन्गर बैंक रिलेशन हुआ और कंसिस्टेंट नॉन इंटरेस्ट इनकम हुआ।
तो दोस्तों एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। सीएमएस का ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, और फंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। और दोस्तों बैंक सीएमएस ऑफर करती है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ट्रेजरी प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। कैसे? स्मार्ट और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के माध्यम से। एक सवाल है कि सीएमएस का गुड कैश मैनेजमेंट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर वर्क बढ़ाना, यहां देखिए लिखा है पेपर वर्क बढ़ाना क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, या फंड यूटिलाइजेशन कम करना? नहीं, इसका मेन पर्पज है कि लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करना, फंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट को क्या बेनिफिट मिलता है सीएमएस से? देख सकते हैं आप, लिक्विडिटी और फंड कंट्रोल मिलता है। ग्लोबल प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं कैश पूलिंग। कैश पूलिंग का मतलब मैंने आपको बताया, ग्लोबल पूलिंग सिस्टम जहां पे सरप्लस फंड से डेप्ट को ऑफसेट किया जाता है, समझे। ट्रेजरी बन जाता है आपका प्रॉफिट सेंटर। उसके बाद देख सकते हैं आप कि बैंक का स्ट्रेटजी होता है वो फी बेस्ड इनकम पे ज्यादा फोकस्ड है, और की ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया आपको। अब थोड़ा मैं आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, पैसा बनाना जरूरी है पर उसे एफिशिएंटली घुमाना और भी जरूरी है। यही तो है हमारा सीएमएस। दोस्तों चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये 3 नाम सबने सुना होगा, पर डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रोमिसरी नोट हमारा है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट है एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, जहां जहां पे मेकर खुद लिखता है कि मैं इतने पैसे दूंगा। यह हमेशा प्रॉमिस टू पे होता है और मेकर के सिग्नेचर से वैलिड बनता है। वो बोलता है कि मैं इतने पैसे दूंगा और मेकर साइन करेगा और एक सर्टेन पर्सन या ऑर्डर बियरर को ये पेमेंट होता है। फिर एक होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि सेक्शन नंबर 5 में आता है। सेक्शन 4 में क्या आया था हमारा? सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में क्या आया था? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी एक रिटन ऑर्डर होता है। ये भी देखिए यहां लिखा है, इट इज ऑल्सो अ रिटन ऑर्डर, जहां पे ड्रॉर किसी ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि वो एक फिक्स सम पे करे किसी पेई को, मतलब ऑर्डर टू पे। ये क्या है? ऑर्डर टू पे, समझे, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पी प्रोमिसरी नोट का बताया आपको, अनकंडीशनल प्रॉमिस, जहां पे मेकर खुद लिखता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, हमेशा प्रॉमिस टू पे होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बताया कि यह एक रिटन ऑर्डर होता है, जहां पे ड्रॉर किसी ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि वो एक फिक्स सम पे करे। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई जिसको पे करना होता है, और पेई जिसको पैसा मिलता है। ये याद रखिएगा, ड्रॉर जो बिल बनाएगा उसको ड्रॉर बोलते हैं, ड्रॉई जिसको पे करना होता है, और पेई जिसको पैसा मिलता है, ठीक है, समझे बात को। होल्डर वो पर्सन है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट लीगली होता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी एचडीसी कौन होता है? जिसको यह इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन मिला हो, ठीक है, जिसको ये इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन मिला हो बिना किसी डिफेक्ट के, उन्हें मिलती है स्पेशल राइट फ्री फ्रॉम प्रीवियस टाइटल डिफेक्ट। और जब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है किसी और को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा। प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है पे करने का, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है पे करने का। प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे, यही अंतर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोमिसरी नोट एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस है, जहां मेकर खुद लिखता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉमिस टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन ऑर्डर होता है, जहां ड्रॉर किसी ड्रॉई को ऑर्डर देता है, ठीक है, कि वो एक फिक्स सम पे करे किसी पेई को। प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे, बस यही डिफरेंस है, समझे। और एचडीसी, ठीक है, तो एचडीसी मतलब क्या है? स्पेशल राइट है, होल्ड इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम प्रीवियस डिफेक्ट। और 3 मेन पार्टीज होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे, ठीक है। तो एक सवाल है कि इनमें से कौन सा एक प्रॉमिस टू पे इंस्ट्रूमेंट है? तो प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस टू पे इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉमिसरी नोट में मैं दूंगा होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम दो होता है। सिंपल लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और फुल मार्क्स गारंटेड है। वही चीज तो यहाँ लिखा है, प्रॉमिसरी नोट मैं दूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तुम दो, ड्रॉर मेकर होता है बिल का, ड्रॉई जिसको पे करना होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी एचडीसी, इसमें 2 चीजें होती है, कंसिडरेशन देगा और कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेगोशिएशन में आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड्स। दोस्तों चेक दिया और सोचा पैसा कट गया, वेट, ड्रॉर चाहे तो चेक रुकवा भी सकता है। तो ये स्टॉप पेमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। स्टॉप पेमेंट का मतलब होता है कि ड्रॉर बैंक को ऑफिशियली बोलता है कि ये चेक मत पे करो। बैंक को पेमेंट करने से पहले देखना पड़ता है कि स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन तो नहीं आया है। दोस्तों स्टॉप कौन करवा सकता है? जॉइंट अकाउंट में कोई भी एक होल्डर स्टॉप पेमेंट ऑर्डर दे सकता है, पर कैंसिल करने के लिए सभी होल्डर की कंसेंट चाहिए होती है। तो ऑर्डर तो कोई भी दे देगा, लेकिन कैंसिल के लिए सभी की कंसेंट चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट में सब पार्टनर और कंपनी अकाउंट में ऑल ऑथराइज सिग्नेटरी का कैंसिलेशन रिक्वायर्ड होता है। मतलब सब पार्टनर जो है कैंसिल करेंगे स्टॉप पेमेंट को। ये नहीं, मतलब मान लीजिए कि स्टॉप पेमेंट जो है ऑर्डर आ गया, तो कैंसिलेशन के लिए सब पार्टनर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। हाँ, तो कोई स्टॉप पेमेंट कंपनी में तो सब जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी है सबके सब साइन करेंगे, तब जाके उसको रोका जाएगा।
बैंक पेमेंट से पहले कुछ और चेक भी करता है, जैसे कि बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है, कोई गार्निशी या टैक्स ऑर्डर तो नहीं है, या ड्रॉअर का डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी नोटिस तो नहीं मिला है। तो एक सेक्शन है, याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 31, जिसमें कहा गया है लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है, वो सेक्शन सेक्शन 31 हमारा एनआई एक्ट का है। वो क्या कहता है कि बेसिकली ये कहता है कि ड्रॉई बैंक को चेक ऑनर करना चाहिए ओनली व्हेन फंड्स आर सफिशिएंट और प्रॉपरली एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए स्टॉप पेमेंट है, अटैचमेंट है, या ईयर मार्क फंड हुआ, ठीक है, तो ये ईयर मार्क किया हुआ फंड है, तो वो चेक पे नहीं किया जा सकता। समझे बात को, ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। कुछ पॉइंट को याद रखिएगा, अगर बैंक गलती से वैलिड चेक डिसऑनर कर दे तो ड्रॉअर को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। 2-3 पॉइंट को याद रखिए। चेक तभी ऑनर करना होता है जब तक फंड प्रॉपरली एप्लीकेबल हो। पहला पॉइंट, प्रॉपरली एप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन चेक के ऊपर होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बैंक गलत डिसऑनर करे तो लायबल होता है, समझिए, लॉस और डैमेज के लिए। तो याद रखेंगे ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, व्हेन कैन अ ड्रॉई बैंक रिफ्यूज टू ऑनर अ चेक विदाउट लायबिलिटी। तो जैसे ही गार्निशी ऑर्डर या टैक्स ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ वर्ड को याद रखेंगे। स्टॉप पेमेंट मतलब कि ड्रॉअर का इंस्ट्रक्शन होता है कि वो चेक को विथहोल्ड करे, सेक्शन नंबर 31 लगता है। बैंक की लायबिलिटी है कि वो चेक को ऑनर करे यदि फंड सफिशिएंट है और फंड एप्लीकेबल है। ज्वाइंट और कंपनी अकाउंट में स्पेसिफिक रूल होता है कैंसिलेशन का, ठीक है। अब देखिए कब, एक सवाल ये क्या पूछ रहा है कि कब ड्रॉई बैंक चेक ऑनर करने से मना करता है। तो जब मान लीजिए कि गार्निशी ऑर्डर रहेगा, तो ठीक है, तब मना करेगा ना जी। फिर कौन मना करेगा? ड्रॉई बैंक चेक को ऑनर ही नहीं करेगा। तो चेक लिखना सिंपल है, पर स्टॉप पेमेंट एक पावरफुल टूल है। समझ के यूज कीजिए, क्योंकि बैंकिंग में टाइमिंग और ट्रस्ट दोनों मैटर करता है। चलिए आगे बात करें। क्या आपने कभी चेक पे 2 पैरेलल लाइन या अकाउंट पे लिखा देखा है? ये रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि आपके पैसे की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। तो ये देखिए, क्रॉसिंग का बात करें, ये होता है जनरल क्रॉसिंग, क्योंकि हमारा सेक्शन नंबर 123 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पैरेलल लाइन लगाई जाती है, कभी नॉन नेगोशिएबल या कभी को भी लिख देते हैं। तो ये चेक सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू ही पे होते हैं, मतलब कैश आपको नहीं मिलता, बैंक ट्रांसफर ही होता है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो जनरल क्रॉसिंग बता दिया। एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग, सेक्शन 124। ये तब होती है जब चेक पे स्पेसिफिक बैंक का नाम लिख देते हैं। इस केस में पेमेंट सिर्फ उस बैंक या उसके एजेंट के थ्रू ही पॉसिबल है, और यही मेथड भी और भी सिक्योर है। नॉन नेगोशिएबल है सेक्शन नंबर 130। मतलब यदि ये ऐड करने का मतलब यह हुआ कि अगर चेक कहीं ट्रांसफर हो गया तो नया होल्डर उसी तरह टाइटल लेता है जैसे ट्रांसफरर के पास था। कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं, फ्रॉड रिस्क कम हो जाता है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। सबसे स्पेशल है हमारा अकाउंट पेई क्रॉसिंग। ये क्या होता है दोस्तों कि अकाउंट पेई या पेई अकाउंट ओनली लिखने से बैंक को कंपलसरी चेक की अमाउंट सिर्फ पेई के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ती है। ये आरबीआई का सेफ्टी डायरेक्टिव है। तो आप चाहे तो इशू होने के बाद भी चेक पे क्रॉसिंग ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं, समझे। तो याद रखिएगा कि अनक्रॉस को क्रॉस, जनरल को स्पेशल बना सकते हैं, या नॉन नेगोशिएबल आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो जनरल क्रॉसिंग याद रखिएगा सिर्फ बैंक के जरिए पेमेंट होगा, समझे। जनरल क्रॉसिंग में का मतलब कि पेमेंट केवल बैंक के थ्रू ही होगा। स्पेशल क्रॉसिंग मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिक बैंकर को पे करना है। नॉन नेगोशिएबल टाइटल को फर्दर प्रोटेक्ट करता है। अकाउंट पे ही आरबीआई के इन्फोर्स कस्टम। दोस्तों एक सवाल है कि अकाउंट पे क्रॉसिंग ऑन अ चेक मींस इट इज पेबल टू बेरर ओनली, इट इज नेगोशिएबल, इट मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द पेइंग अकाउंट। यस, ये करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे।